तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन आपको समझ में आए इसके लिए लेक्चर क्लास भी हम यहाँ पे चला रहे हैं। तो नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन होंगे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन पर होंगे, न्यूटन की गति के नियम और प्रक्षेप्य गति पर। तो वो क्वेश्चन हम सोल्व कर सकें उसके लिए ये अपनी लेक्चर क्लास है, थ्योरी क्लास है। इस लेक्चर क्लास को आपको अच्छे से देखना है। रीज़न ये है कि आप इस लेक्चर क्लास को देख लोगे, समझ लोगे तो जो 15 क्वेश्चन कराऊंगा वो समझ में आएंगे आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, न्यूटन की गति के नियम और प्रक्षेप्य गति दोनों इम्पोर्टेंट है, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, सभी को पता है कितने, 3 नियम। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3 लॉज। स्पेलिंग तो सही है, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। 3 लॉज, 3 नियम दिए। कितने नियम, 3 नियम। इसमें आता है अपने पास फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। क्या है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में विराम कर रही है, आराम कर रही है, तो वह रेस्ट में रहेगी। क्या रहेगी, रेस्ट में। अगर यही ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इसे बोलते हैं एक समान गति। एक समान गति का मतलब जिसका वेलोसिटी, वेग सेम हो, जिसकी गति, जिसका मोशन सेम हो, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो ये इसी पोजीशन में रहने वाला है, यूनिफॉर्म मोशन में ही। किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में ही। कब तक रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक गाड़ी एक सेम स्पीड से चल रही है, राइट। कब तक, जब तक कि उस पर कोई ट्रक टक्कर ना दे दे, या फिर जब तक कि कोई ब्रेक करना आ जाए, राइट। तो मतलब उसी चाल से चलता रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। ये बताते हैं प्रथम नियम में। सर ये तो सभी को पता था, न्यूटन ने ये नियम कहाँ से दे दिया फिर? अरे पता तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या सभी नियम बनते हैं? ये इन्होंने प्रूव किया फिर बाद में। क्लियर? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? इफ, या कहें अ बॉडी continues to be in a state of rest or uniform motion unless it is acted upon by a net external force, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तब तक ये इसी पोजीशन में रहेगा। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स काम किया, ये अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, राइट। जैसे कि एक टेबल है, एक टेबल पे बुक रखी है, अरे तुम उसके पास जाओगे ही नहीं, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, वो उठाओगे ही नहीं, तो उसकी पोजीशन कहाँ से चेंज होगी? तो मतलब वो रेस्ट में तो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी ना बाबा, डर लगता है हमें तो, राइट ना। वो वैसी की वैसी रहने वाली है। कब तक? जब तक आप उसमें कोई हलचल ना करो, कोई फोर्स ना लगाओ। यही है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब देखो, ये सारा जो कंसेप्ट है ना, ये सारा कंसेप्ट इनर्शिया में पढ़ा जाता है। किस में? इनर्शिया, जड़त्व में। जड़त्व क्या चीज है? जड़त्व का मतलब होता है जड़ता, अपनी जड़ पकड़ के रहने वाला, ऐसी प्रॉपर्टी, वो अपनी जड़ पकड़ के रहे, ऐसा गुण जिससे वो ऑब्जेक्ट अपनी जड़ पकड़ के रहे, जिसमें है उसी में रहे, दैट इज जड़ता, जड़त्व, इनर्शिया। मतलब एक ऑब्जेक्ट अपने आप से कोई पोजीशन चेंज नहीं कर सकता,
ये ही इनर्शिया है। मतलब आपकी बुक टेबल पर रखी है, क्या वो उठ के आपके पास अपने आप आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया, जड़ता। जैसी है वैसी की वैसी रहना चाहती है, अपने आप चेंज नहीं हो सकती, इसे कहते हैं इनर्शिया। तो थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो रहा है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे तब तक, राइट, तब तक वो ऐसे ही रहेगी। तो फर्स्ट लॉ जो था ना, ये फर्स्ट लॉ न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ना, ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं इसे। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये क्वेश्चन आता है कि जड़त्व का नियम किस नियम को कहते हैं? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहते हैं। इनर्शिया के बारे में आप एक चीज जान लेना, ये क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है। क्या है? आंतरिक गुण। क्वेश्चन आए व्हाट इज इनर्शिया, दैट मतलब आप बोलना इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसकी क्या होता है? आंतरिक गुण होता है। इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई भौतिक राशि नहीं है। यह है इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, यह कोई भौतिक राशि नहीं है। क्या है ये? इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस लॉ को अपन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इन्होंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, मतलब F 0 है, F एक्सटर्नल 0 है। जब F एक्सटर्नल 0 होगा, कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। कोई त्वरण ही नहीं होगा भाई, जिस मोशन में उसी मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन वैसे ही 0 है, रेस्ट में है तो भी 0 है। तो मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। एक्सीलरेशन 0 मीन्स वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? 0। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म ही रहने वाला है। यही तो बता रहा था मैं। मतलब सारी कहानी कहाँ से कहाँ पे आ गई कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी में चेंज 0। मतलब उसका मोशन अगर यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन ही रहने वाला है, राइट। और अगर उसका वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहने वाला है। ये रहा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो ये मैथमेटिकली आ गया अपने पास पहला नियम। तो फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन्स का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ये क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। देखो डेल V 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, राइट। डेल V 0 हुआ तो इसका मतलब ये भी होता है कि उसका वेलोसिटी ही 0 हो, मतलब रेस्ट में हो। तो F एक्सटर्नल अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन है करता रहेगा। क्लियर? क्या? चलिए, ये अपने पास मैथमेटिकली इसका प्रूव आ गया, गणितीय रूप से इसका क्या आ गया? प्रूफ। और प्रूफ को क्या बोलते हैं? सबूत। सबूत आ गए, ठीक है। चलिए, अच्छा अब देखो, तो इसका मतलब ये कह दें कि ये मतलब फोर्स के बारे में बता रहा है, फोर्स के बारे में तो बता रहा है। तो जैसे ये सारी कहानी अपने पास आई कि F 0 है तो A 0 होगा, डेल V 0 होगा। डेल V 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब मोशन यूनिफॉर्म है। या फिर बाद में वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये कहानी आई।
तो हम कहें कि ये फोर्स के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे इस लॉ के बारे में एक बात और हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ना, ये फोर्स की डेफिनेशन देता है। क्या? इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा यह बताता है, राइट। तो फर्स्ट लॉ के लिए पहली बात तो ये कि ये इनर्शिया लॉ है, सेकंड बात ये कि ये फोर्स की डेफिनेशन बताता है, बल की परिभाषा बताता है, थर्ड इसका कंसेप्ट। क्लियर? ये ध्यान रखना है बस। बाकी का इनर्शिया के एग्जाम्पल होते हैं वो ध्यान रखना होता है कि जैसे इनर्शिया 3 टाइप का है, जैसे रेस्ट का, मोशन का और डायरेक्शन का, तो उसके एग्जाम्पल हैं वो ध्यान रखने होते हैं। वो एग्जाम्पल आपके फर्स्ट लॉ में आ जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का सेकंड नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो वो एक्सटर्नल फोर्स उसके मोमेंटम में चेंज करता है, तो इसके इक्वल होता है। यह है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt। ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होगा, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। क्या? किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स, ये है अपने पास सेकंड लॉ कि आप एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स उसके मोमेंटम में चेंज करेगा, तो फोर्स किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसके इक्वल। ये सेकंड लॉ है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे P जो होता है मोमेंटम होता है और इसका वैल्यू होता है mv, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो F एक्सटर्नल अपने पास आएगा d/dt mv। m कॉन्स्टेंट है भाई, उसका मास नियत है, तो F एक्सटर्नल या F अपने पास क्या आ गया? m dv/dt मीन्स F एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल है, एक्सटर्नल का मतलब जो फोर्स लगाया वो एक तरह से फोर्स ही है। कितना हुआ? m a dv/dt a होता है। यहाँ से क्या निकल के आया कि जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है? m a होता है, m a, F इज इक्वल टू एम ए। ये क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन की गति का सेकेंड नियम। यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये फोर्स का फॉर्मूला बताता है। इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यह किसका फॉर्मूला देगा? बल का सूत्र देगा, बल का सूत्र देगा। तो आपको बोले सेकंड, जैसे फर्स्ट लॉ डेफिनेशन देता है, सेकंड लॉ फॉर्मूला देता है। सेकंड लॉ क्या देता है? फॉर्मूला। जो भी नियम है मतलब जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ma। ये कौन बताता है? सेकंड लॉ। क्लियर इतनी बात है, राइट। देखो तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है अपने को ध्यान रखना है ये दोनों काम के फॉर्मूला है, राइट। आगे देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। थर्ड लॉ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन इज हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होता। जैसे कि आपने बंदूक से गोली चलाई तो गोली पे एक्शन हुआ, तो रिएक्शन किस पे हुआ? बंदूक पे, वो पीछे की ओर धक्का लगाती है। और एक्शन रिएक्शन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर? यही क्या है? थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ को अपन बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। बस ये ध्यान रखें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मतलब एक फोर्स लगा
ए बी डायरेक्शन में तो वो इक्वल होगा माइनस एफ बी ए के, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इसके इक्वल है और अपोजिट है, मतलब एक फोर्स ऐसे लगा तो रिएक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा उतने ही मैग्नीट्यूड का, मीन्स एफ ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा एफ बी ए के, एफ बी ए के। ये क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम है, समान परिमाण का, और ये क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दिशा क्या है, विपरीत है। यही क्या है, थर्ड लॉ है, यही क्या है, थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को आपको इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है फोर्स का और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, राइट। चलिए, तो न्यूटन की गति के तीनों नियम क्लियर है। जहाँ से जो क्वेश्चन आता है, जिस टाइप का आता है या जितना आ सकता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसे बहुत कुछ है ऐसे इनके अंदर, ठीक है, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग। आगे प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति बोलते हैं, प्रक्षेप्य। प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंका जाता है तो उसका पाथ पैराबोलिक बनता है। ये पूरा जो मोशन होता है, इस मोशन को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ से इसको, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट फेंका अपन ने इनिशियल वेलोसिटी u से, किससे, u से, तो एक एंगल पे फेंका है तो u का ये कंपोनेंट ux होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा, uy होगा, राइट ना। यहाँ पे अगर बात करें तो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया तो ये h मैक्सिमम है। ये जो होती है इसे बोलते हैं रेंज। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, मतलब कितने रेंज में ये गया, कितने रेंज तक ये पार्टिकल गया, इसे बोलते हैं रेंज, मीन्स परास, ठीक। ux हो गया, uy हो गया, u। अब ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। यहाँ पे बात करें, पार्टिकल को आपने फेंका है, तो पार्टिकल को फेंका है तो आपका अर्थ का ग्रेविटी काम कर रहा है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। मतलब उस पर केवल और केवल फोर्स जो काम करेगा वो कौन सा करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं कि जब भी मोशन होगा, मतलब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे छोड़ूंगा तो वो किसके प्रभाव में नीचे आएगा, तो वो आएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आएगा। मतलब केवल और केवल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण काम करता है और कोई त्वरण काम नहीं करता है। तो यहाँ पे अपन बात करें कि जैसे कि ये ux है, ये uy है, ठीक है। तो इसमें अपन x डायरेक्शन की बात कर लें और y डायरेक्शन की बात कर लें, और y डायरेक्शन की। x डायरेक्शन मतलब ये और y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल। तो x डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी ux है जो कि कितना होगा, u cos थीटा, राइट है क्या। y डायरेक्शन में अगर बात करें तो uy जो कि होगा u sin थीटा, राइट, क्लियर, u cos थीटा और u sin थीटा। अब जैसे कि बात करें यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, ax। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि सारा एक्सीलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है। कौन सा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ay काम कर रहा है। हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका है जबकि एक्सीलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है, मतलब ay कितना होगा, -g। क्या होगा, -g, क्योंकि अपोजिट है। ओके, तो ax 0 है, ay -g है। ax 0 क्यों है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, सारा एक्सीलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है। क्लियर इतनी बात है। अब अगर बात करें कि x कितना होगा, x मतलब इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये चेंज होगी, हर जगह चेंज होगी और फाइनल ये r बनेगी, राइट है ना। तो x बराबर क्या होगा, तो देखो अपन जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at², ये जानते हैं। यहाँ से s की जगह x करें, x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और u की जगह ux करें और t की जगह जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 axt², और ax का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, uxt, मतलब x की जगह अपन लिख सकते हैं uxt, राइट। अब देखना, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला तो टोटल टाइम जो लगा प्रोजेक्शन में वो t है। टोटल टाइम कितना है, t। तो x कितना हो जाएगा, uxt हो जाएगा, uxt, ध्यान रखना। और x की जगह अपन क्या लिख देंगे, रेंज क्या हो जाएगा, uxt। ये लो, ये काम का सूत्र है। अब आगे देखना, यहाँ पे
ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है, अगर वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस की बात करें तो हर पल चेंज हो रही है, राइट, हर पल चेंज हो रही है। तो वाई एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर से एस इज इक्वल टू यू वाई टी, कितना हो गया यू वाई टी, और ए वाई आएगा तो ए वाई की जगह माइनस जी, मतलब 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। इससे अपन क्या कर सकते हैं, वाई का वैल्यू बता सकते हैं कहीं पर भी, राइट। तो इसके थ्रू अपन हाइट निकालेंगे, और ये जो इक्वेशन आई इसके थ्रू अपन रेंज निकालेंगे, राइट, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और एक टाइम पीरियड निकालेंगे। बस यही इसके अंदर पढ़ना होता है। चलिए देखो, यहाँ पे x की बात हो गई और y की बात हो गई, एक्सेलरेशन की बात हो गई और ux की बात हो गई और uy की बात हो गई। चलो एक बात बताओ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। देखो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। सिमिलरली ये भी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी बताओ, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, x दिशा में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्स का वैल्यू 0 तो ये 0 होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाला है, जो यू एक्स होगा वही रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ही काम नहीं कर रहा। तो एक्सीलरेशन होगा तभी तो फाइनल चेंज होगा, फाइनल चेंज ही नहीं है, मतलब यू एक्स ही आपका क्या रहेगा, वी एक्स रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखा आपने यहाँ से, एक चीज़ देखिए आपने यहाँ से कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यू कोस थीटा ही बना रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा में जो वेग होगा वो क्या रहेगा, यू कोस थीटा ही बना रहेगा, ध्यान रखें, कांस्टेंट रहेगा। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन काम कर रहा है, राइट। चलो वो निकाल लें, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी वाई ये होगा यू वाई माइनस जी टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके अकॉर्डिंग तो यू वाई का वैल्यू रखेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आएगी कहीं पे भी जहाँ पे निकालना है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या रहेगा, यू कोस थीटा, क्षैतिज दिशा में यू कोस थीटा ही वेग रहेगा, मतलब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन आता है, कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है क्या, नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन काम करता है। ओके, अब चलिए हमने x का वैल्यू निकाला यू एक्स टी, वाई का वैल्यू यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब देखो x की जगह अपन लिख सकते हैं u कोस थीटा टी, t का वैल्यू कितना आ गया, x अपॉन यू कोस थीटा, राइट। y का वैल्यू ये रहा, इसमें जब t का वैल्यू रखते हैं तो अपने पास इक्वेशन बनता है क्या, u साइन थीटा, और ये है x अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मतलब y का वैल्यू आ गया, u से u कैंसिल, x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे ध्यान रखो तो नहीं, अपन जो 3 फॉर्मूलाज है उनकी बात करेंगे, वो तो ध्यान रखना ही है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप्य गति की समीकरण ये है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति की इक्वेशन है। इसको अपन ऐसे भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर
अब बी और सी क्या होंगे आप बता सकते हो, बी का वैल्यू tan थीटा होगा और सी का वैल्यू 1/2 जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की। मतलब इस प्रकार से मतलब इस इक्वेशन से हम जो प्रोजेक्टाइल जिस डायरेक्शन में जा रहा है या जहां पर है वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके, मतलब ये पाथ बता देगा प्रोजेक्टाइल का कि प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है। भाई जब अपन एक्स वाई बता सकते हैं इससे, भाई एक्स का वैल्यू हो तो वाई बता सकते हैं, और एक्स का वैल्यू कहाँ से बताएंगे, जब यू का वैल्यू हो और टी का वैल्यू हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति की इक्वेशन समीकरण, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है इसमें। जैसे डिटेल में अपन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ सकता है, डायरेक्ट पूछ ले आपको, बस यही पूछ सकता है, क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपको इक्वेशन ही पूछ सकता है। सेकंड, यहाँ पे जो हाइट आती है ना, हाइट h, उसका फॉर्मूला आता है अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं अपन, है ना। रेंज आती है अपने पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, फोर्थ रेंज आ गई। रेंज के अलावा आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, कितना टाइम लगा, तो ये आता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये रेंज आती है, ये हाइट आती है। यहाँ पे मतलब है इनिशियल पॉइंट से टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टिल द मैक्सिमम हाइट। भाई अधिकतम ऊंचाई तक प्रोजेक्टाइल के द्वारा कितना समय लगा, तो ये टोटल है, ये क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब टोटल टाइम इतना लगा। तो मैक्सिमम हाइट तक कितना हो गया, इसका आधा, मतलब u साइन थीटा अपॉन जी। क्या, u साइन थीटा अपॉन जी। अब टोटल की बात करेंगे तो u साइन थीटा अपॉन जी यहां से यहां तक लगा, और बाकी का u साइन थीटा अपॉन जी यहां से यहां तक लगेगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। और इसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। क्लियर? ये क्या है, रेंज, इसे बोलते हैं रेंज मीन्स परास। ये होता है हाइट, ऊंचाई। क्लियर? और ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आ गया टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टिल द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक कितना समय ले गया, u साइन थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम का आधा। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में इसके अलावा रेंज को लेकर कि रेंज जो है, रेंज ये मैक्सिमम कब होगी, मतलब जो क्षैतिज परास है जो आपने पार्टिकल फेंका वो मैक्सिमम किस रेंज तक जा सकता है और कब जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज होगी, मैक्सिमम कब, जब थीटा कितना हो 45। कैसे, जब थीटा आप इसमें 45 रखोगे तो r का वैल्यू आएगा u स्क्वायर अपॉन जी, u स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, u स्क्वायर अपॉन जी, कब, जब थीटा हो 45। क्या हो, 45। देखो मैक्सिमम आएगा, थीटा 45 होगा तो साइन 90 होगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आता है, तो आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रेंज मैक्सिमम कब, जब थीटा आपका कितना हो 45। और जब आर के अंदर रेंज में कोई ना कोई एंगल दिया, थीटा मतलब 45 लेट 30, और एक एंगल आ गया अपने पास 60 मतलब 90 माइनस थीटा, तो इनकी रेंज सेम होती है। मतलब आर 30 डिग्री और आर 60 डिग्री, ये वैल्यू क्या होती है, सेम। तो ये भी ध्यान रखें, दोनों फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो रेंज मैक्सिमम कब, जब थीटा 45 और आर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर 90 माइनस थीटा। ओके,
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई रेंज मैक्सिमम कब होती है। एंगल होगा थीटा 90, थीटा 45, थीटा 60, तो 45 एंगल पे रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बहुत है इतना। और भी जैसे अगर अपन जानना चाहें तो R और H के बीच में एक रिलेशन आता है, क्या कि R इज इक्वल टू होता है 4H कोट थीटा। ये निकाल देख सकते हो आप, कैसे निकालें? R में H का डिवाइड कर दो, R में H का डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी फाइनल में वो आएगी 2 2 4 4H कोट थीटा, यही आएगी। तो ये रिलेशन आप डायरेक्ट ध्यान रखें। जैसे आपको अगर रेंज दे दी जाए और आपको पूछे बताओ हाइट कितनी, तो इससे अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 1 2 3 4 और ये 5वां फॉर्मूला और 6th फॉर्मूला आ गया अपने पास है। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टिल मैक्सिमम हाइट u sin थीटा अपॉन z। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इस प्रकार से आज का लेक्चर अपना यहीं पे कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर ये सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।